अंतरिक्ष की खोज कभी सिर्फ कोल्ड वॉर सुपर पावर्स के बस का ही काम था, लेकिन 21वीं सदी में कुछ खास देशों ने स्पेस प्रोग्राम्स के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की और इसमें सबसे नया सदस्य है भारत। We have started our journey to the moon. भारत कामयाबी से कई स्पेस मिशंस चला चुका है और अब वो मून, मार्स और उससे भी आगे के सफर पर निकलने की कोशिश में है। हाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसरो एक जीती जागती मिसाल है जिसने देश को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया, वो भी बहुत ही कम खर्च में। तो फिर हमने अपने सैटेलाइट्स बनाने शुरू किए और हमें अपने लॉन्च भी खुद करने थे ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम के दौरान बड़ी मुश्किलों पर सीमित संसाधनों के जरिए जीत हासिल की है। हमें रॉकेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसके अलावा दुनिया की राजनीति भी एक बाधा थी। काफी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज थी और CIA ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज के मामले में सबसे आगे था। हमें काफी झेलना पड़ा था। शुरुआत हुई पहले भारतीय के स्पेस में पहुंचने से। बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम तक भारत का स्पेस प्रोग्राम अनोखा प्रोग्राम है। दुनिया में इसके जैसा और कोई प्रोग्राम नहीं है। भारत का स्पेस प्रोग्राम 6 दशकों में बड़ी मेहनत से विकसित हुआ है और स्पेस को एक्सप्लोर करने के क्षेत्र में ये एक लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। आइए देखिए इंडिया स्पेस ऑडिसी मेरे यानी आर माधवन के साथ। उन्नीस में विंग कमांडर राकेश शर्मा स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। राकेश शर्मा सोवियत यूनियन के इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम का हिस्सा बने। उन्होंने सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट में उड़ान भरी और 8 दिन स्पेस में रहे। उन्होंने सभी भारतीयों के लिए इस अनुभव को अमर कर दिया। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 1980 के दशक में भारत के पास एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने लायक ना तो संसाधन थे और ना टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब भारत अपना खुद का एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान विकसित कर रहा है ताकि भारतीयों को स्पेस में भेजा जा सके। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो मिशन गगनयान चला रहा है, उसमें भारत में मौजूद दर्जनों सेंटर्स में 18,000 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं काम करती हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने कई बड़े मिशंस को प्लान करके और उन्हें अमल में लाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इनमें मून, मार्स और उससे भी आगे की यात्राएं शामिल हैं। भारत का स्पेस प्रोग्राम अनोखा प्रोग्राम है। दुनिया में इसके जैसा और कोई प्रोग्राम नहीं है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेस इंडस्ट्री की नींव रखने वालों की दूरदृष्टि का नतीजा है। तब से जब भारत ने आजादी पाई ही थी और हमारे पास जरूरी साजो सामान भी नहीं था। Long years ago, we made a tryst with destiny. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश से वादा किया कि टेक्नोलॉजी के बल पर हमारा तेजी से विकास होगा। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की दुश्मनी दुनिया के लिए खतरा बन गई।
ये दोनों ही एक दूसरे पर न्यूक्लियर हथियार दागने के लिए रॉकेट्स बना रहे थे और इन्हीं रॉकेट्स के जरिए स्पेस में सैटेलाइट्स भी भेजी जा सकती थी। अमेरिकन को लग रहा था कि उन्होंने मुकाबले में वर्नियर फॉन ब्राउन को रिक्रूट करके बड़ा काम किया है। वो नाजी V2 रॉकेट के डिजाइनर थे, लेकिन सोवियट्स अमेरिकन से कहीं आगे थे। 1957 में दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च की गई। उसके बाद लाइका स्पुतनिक 2 में बैठकर जाने वाली पहली डॉग बनी। यूरी गागारिन 1961 में स्पेस में ऑर्बिट करने वाले पहले इंसान बने। लेकिन 1960 का दौर अमेरिकन का था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले शख्स बन गए। तो जब ये रेस शुरू हुई, अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने स्पेस में और ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए और भी कई देश इस नई पहल के साथ जुड़ने शुरू हो गए। इसी पहल का एक हिस्सा बना हमारा देश भारत। कोल्ड वॉर के दौर में भारत ने किसी का भी पक्ष लेने से मना कर दिया। इससे भारत के स्पेस प्रोग्राम को खास फायदा मिला। वो दोनों देशों के साथ कोलैबोरेट कर सकता था। 1950 के दशक के आखिरी वर्षों में इंडियन स्पेस रिसर्च का शुरुआती दौर था, जिसे आगे बढ़ा रहे थे दो साहसी और होनहार साइंटिस्ट। 48 साल के डॉक्टर होमी भाभा, जो एक बहुत कमाल के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, और 38 साल के विक्रम साराभाई, जो एक फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये दोनों ही भारत में फंस गए थे और ये बात काफी दिलचस्प है क्योंकि इनमें से एक ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की शुरुआत की और दूसरे ने स्पेस प्रोग्राम की। ये दोनों ही बहुत बड़े और जोशीले साइंटिस्ट थे जो उस साइंस और टेक्नोलॉजी को समझते थे जो स्पेस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए जरूरी थी। इन्होंने देश के निर्माण में वाकई अहम रोल निभाया और इन्हें पूरी दुनिया के खास साइंटिफिक नेटवर्क्स में जाना जाता था। तो इन सब बातों की वजह से साराभाई और होमी भाभा इस प्रोग्राम को शुरू कर पाए। उन्नीस 1960 के दशक की शुरुआत में साराभाई और भाभा ने एक ऐसी जगह की खोज शुरू की जिसे दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट स्पेस की स्टडी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। भारत के पास एक खास जियोग्राफिकल एडवांटेज है। मैग्नेटिक इक्वेटर इसके दक्षिणी छोर के पास से गुजरता है, तो ये कॉस्मिक रेज और तारों में होने वाले धमाकों से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। भारत के चीफ स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने मछुआरों के एक शांत से गांव तुम्बा को खोज निकाला। ये केरला में था और ये मैग्नेटिक इक्वेटर से जरा ही नीचे था और ये देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग साइट बन गया। तुम्बा में एक बिशप रविवार के दिन चर्च में अपना सरमन देने जा रहे थे कि तभी अचानक कोई उनसे मिलने आ गया। विक्रम साराभाई तुम्बा पहुंच गए थे। उन्होंने एक अजीब सी गुजारिश की, क्या वो और उनके साइंटिस्ट चर्च का इस्तेमाल अपने रॉकेट्स असेंबल करने के लिए कर सकते थे? बिशप ने चर्च में जमा लोगों से पूछा कि क्या वो स्पेस साइंटिस्ट को चर्च इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। लोगों ने ऊंची आवाज में कहा, आमीन। और इसी तरह तुम्बा भारतीय स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की जगह बन गई। वहाँ पर एक चर्च था और वो ज्यादा बड़ा नहीं था। वो चारों तरफ से खुला हुआ था और ऊपर वाले हिस्से में कबूतरों के घोंसले थे। जरा सोचिए, इतने बड़े स्पेस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई वो दरअसल इतनी छोटी सी जगह से हुई। इनकोस्पार यानी द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को 1960 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था और इसे बनाया था बाबा और साराभाई ने। इन दोनों ने हर लेवल पर अपनी जान झोंकी, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। नासा स्पेस प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया को
इंस्पायर करने की कोशिश में भी था। तो जब भारत के साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने नासा से संपर्क किया तो नासा ने इस कनेक्शन और डॉक्टर साराभाई द्वारा किए गए कोलैबोरेशन के जरिए साउंडिंग रॉकेट भेजा। डॉक्टर माधवन नायर 50 से भी ज्यादा सालों से इसरो के लिए काम करते आए हैं। उन्होंने भारत के रॉकेट प्रोग्राम के विकास में एक अहम भूमिका निभाई और आगे चलकर इसरो के चेयरमैन भी बने। उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी पहली ही कोशिश में चंद्रमा का चक्कर लगाया और गगनयान मिशन की घोषणा हुई। वो तुम्बा की शुरुआती टीम का हिस्सा भी थे। तब हमारे पास ज्यादा गाड़ियों वगैरह की सुविधा नहीं थी। वैसे भी रॉकेट्स को किसी मोटर व्हीकल में नहीं ले जा सकते चिंगारियों के डर से। तो जब नासा से ये नाइके अपाची रॉकेट आया तो इसे कंटेनर से बाहर निकाला गया और फिर बैलगाड़ी पर लादकर असेंबली बे से लॉन्च पैड तक लाया गया। इसके लिए जिस पेलोड की हमें जरूरत थी वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, तो हमने साइकिल का इस्तेमाल किया। हमारे एक साइंटिस्ट ने इसे बाइसिकल पर लादकर इसकी मंजिल तक पहुंचाया। तो साउंडिंग रॉकेट का पहला लॉन्च केरल में 1963 में तुम्बा से हुआ था। इस तरह भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू हो चुका था।